कोई और सवाल अगर आप लोगों ने पढ़ने की जहमत गवारा की हो? जी, ये आगे वाली कुर्सियों में डर लगता है लोगों को बैठते हो, आगे आ जाए। एक एग्रीमेंट रियलिटी थी, एक एक्सपीरियंशियल रियलिटी थी। मिसाल के तौर पर जब लेक्चर शुरू नहीं किया तो आपको पता चला कि मैं उस्ताद हूं। कौन वाला उस्ताद? ये वाला, वो वाला नहीं। तो ये आप लोगों की एग्रीमेंट रियलिटी थी। आप सबने मोहल्ले के उस्तादों को पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन पढ़ने के बाद आपकी एक्सपीरियंशियल रियलिटी है, मैं रिसर्च पढ़ा रहा हूं। एक हकीकत जो पहले आपने लोगों के मानने की वजह से मान ली थी, अब आप उसे खुद बरत के मानने लगे हैं, तो ये फ़र्क आ गया आपका। कायनात की बहुत सारी हकीकतें ऐसी हैं जो पहले आपकी सिर्फ एग्रीमेंट रियलिटी के ज़मरे में होती हैं। आपको नहीं पता कि मशरिक कहाँ है और मगरिब क्या है, और ये इक्वेटर पे मशरिक मगरिब क्यों है, लेकिन एक साइंसदान को पता है, उसकी एक्सपीरियंशियल रियलिटी है। मुमकिन है कि आपकी एग्रीमेंट रियलिटी हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर डॉक्टर्स आपको बताता है कि आपकी फलां आर्टरी ब्लॉक है, आप मान लेते हैं उसकी बात, लेकिन जो डॉक्टर सीना खोल के ये काम देख ले कि आपकी कौन सी, वो एक्सपीरियंशियल रियलिटी है उसके लिए। जी, कोई और सवाल? अच्छा, रिसर्च का प्रोसेस मैंने आप लोगों को वेरिएबल्स बताए थे, हाइपोथेसिस बताया था, कॉन्सेप्ट पे बात मैंने की थी। देखिए, कॉन्सेप्ट को मैंने ये भी बताया था कि उसको कॉन्सेप्चुअलाइज किस तरह करते हैं, उसको ऑपरेशनलाइज किया जाता है। मिसाल के तौर पर जब तक मेरे कॉन्सेप्ट के ऑपरेशनल डेफिनेशन मेरे पास मौजूद नहीं होगी, मैं अपने कॉन्सेप्ट को मेजर नहीं कर सकता। यानी मैं कहूँ कि अमीर ये कॉन्सेप्ट है, गरीब ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं किसी की अमीरी कैसे जानूं? मुझे अपने कॉन्सेप्ट के मेजरमेंट स्केल बनाने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पर मैं अगर कहता हूं कि रिच, अगर मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया रिच, ये एक कॉन्सेप्ट है। अगर किसी की रिचनेस जाननी है तो जब तक मैं इसको ब्रेकअप नहीं करूंगा तब तक मैं नहीं। मिसाल के तौर पर मैं इसमें रिच के अंदर मंथली इनकम लेता हूं, ये एक्सक्लूसिव नहीं है, इसलिए कि मुमकिन है किसी आदमी की आज पहली तनख्वाह हो 5 लाख रुपए, अभी वो रिच नहीं हुआ है। किसी आदमी की 7वीं तनख्वाह हो 5 लाख रुपए, मुमकिन है वो रिच हो चुका हो। तो इसलिए ये काफी नहीं है रिच को जानने के लिए। फिर मैं पूछूंगा कि उसका होम साइज क्या है, कितने स्क्वायर यार्ड में रहता है वो, स्क्वायर यार्ड के अंदर चले जाएं। मैं उसकी विसिनिटी या एरिया पूछता हूं, वो कहां रहता है। मैं उसका बैंक बैलेंस भी पूछ सकता हूं, कितना है भाई। ये अब मेरे रिच के कॉन्सेप्ट की ऑपरेशनल डेफिनेशन बनना शुरू हो गई है। ऑपरेशनल डेफिनेशन, इसको नापने के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं बना सकूंगा तो मैं नाप नहीं सकता कितना रिच है। मैं मुमकिन है उससे पूछूं कि आपकी प्रॉपर्टीज कितनी है, और ये लिमिटलेस है तरीका। मुमकिन है मैं उससे पूछूं कि आपकी ईटिंग हैबिट्स क्या हैं। मुमकिन है उससे पूछूं कि आप हफ्ते में कितने दिन बाहर खाना खाते हैं, आप कौन से होटल्स में जाते हैं। मुमकिन है कि मैं उसके परफ्यूम्स के बारे में पूछूं, मुमकिन है मैं उसके कपड़ों के बारे में पूछूं और ब्रांड के बारे में पूछूं, किस कपड़े के किस ब्रांड को इस्तेमाल करता है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स की जो ऑपरेशनल साइज ये वो हैं, इसको मैं नाप सकता हूं, इसको नहीं नाप सकता। तो मुझे अगर किसी के बारे में जानना है कि वो रिच है कि पुअर है, तो जब तक मैं उसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ रिच एंड पुअर ना दे दूं तब तक मैं नहीं बता सकता कि वो रिच है कि नहीं है। इसलिए कॉन्सेप्ट को ऑपरेशनलाइज करना किसी भी रिसर्चर के लिए बहुत जरूरी है, अदरवाइज अपने कॉन्सेप्ट को मेजर नहीं कर सकते आप। जो भी कॉन्सेप्ट आप सोच ले, कोई भी उसको नाम दे दे, आपकी मजबूरी है कि आप उसको ऑपरेशनलाइज करें, अदरवाइज आप उसे मेजर नहीं कर सकते। क्लियर है ये? मिसाल के तौर पे आप लिटरेसी रेट लेते हैं या एजुकेशन लेते हैं, एजुकेशनल स्टैंडर्ड लेते हैं, उससे क्या मुराद है? प्राइमरी, मॉन्टेसरी, सेकेंडरी, किसकी बात कर रहे हैं आप? स्कूल गोइंग की बात कर रहे हैं, मदरसों की बात कर रहे हैं, घर में पढ़ने वाले की बात कर रहे हैं, या किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ने? जब तक आप उसे ऑपरेशनलाइज ना कर दें तब तक आप उसे नाप नहीं सकते। इसलिए कोई भी कॉन्सेप्ट आगे बढ़ ही नहीं सकता रिसर्च के अंदर। वो वेरिएबल उसी वक्त बनता है जब उसको आप ऑपरेशनलाइज कर सकें, अदरवाइज वो नहीं बन सकता वेरिएबल।
रिसर्च प्रोसेस में पहला जो काम हम करते हैं, जो पहली चीज है किसी भी रिसर्च प्रोसेस के अंदर है, वो कॉन्सेप्ट या कॉन्सेप्चुअलाइजेशन या रिसर्च क्वेश्चन या आपका टॉपिक। आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप ये तय करते हैं कि आपने कहां जाना है। सबसे पहला काम क्या है, हमने कहां जाना है, हमने करना क्या है। ये पहला स्टेप है किसी रिसर्च प्रोसेस का, कि आप तय करें कि आपने जाना कहां है। ठीक है। दूसरा प्रोसेस ये है कि अपनी इस जगह के बारे में तफसीलात आप जानते हो कि ये जगह कैसी है। मिसाल के तौर पे पहाड़ी इलाका है तो क्या चीजें लेके जानी पड़ेंगी, नशेबी इलाका है तो क्या लेना पड़ेगा, ठंडा इलाका है तो क्या ले जाना पड़ेगा। जब तक आप अपने कॉन्सेप्ट के बारे में जान ना जाएं, आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको अपने कॉन्सेप्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी, जिसे हम कॉन्सेप्चुअलाइजेशन कहते हैं, जिसे कॉन्सेप्ट को तोड़ तोड़ के ऑपरेशनलाइज करके समझना कि हमारे कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। ठीक है। इसके बाद जो अहम स्टेप है हमारा, वो है रिसर्च डिजाइन। ये हमारी रिसर्च का ब्लूप्रिंट होता है। ये हमें बताता है कि कहां जाना था और अब बताता है कि कैसे जाना है। आप लाहौर जाना चाहते हैं, ठंड है, आप लाहौर का मतलब क्या लेते हैं, कराची का मतलब क्या लेते हैं। मलीर भी कराची में आता है कि नहीं आता। बलूचिस्तान जाना चाहते हैं तो गवादर जाना चाहते हैं, कहां जाना चाहते हैं, बलूचिस्तान कह रहे हैं, जाना कहां चाहते हैं। पंजाब का मतलब क्या है, मरी का मतलब न्यू मरी है कि ओल्ड मरी है, क्या करना चाहते हैं आप। लेकिन जो रिसर्च डिजाइन है वो आपको पूरा ब्लूप्रिंट देता है कि अपने कॉन्सेप्ट तक जाने का रास्ता क्या होगा आपका। अच्छा, रिसर्च डिजाइन के अंदर एक और चीज है जिसको हम स्टडी डिजाइन कहते हैं। रिसर्च डिजाइन उस पूरे कैनवस को बयान करता है आपके सामने कि किस जगह जाना है, वो जगह का मतलब क्या है, किस तरीके से जाना है, कौन सा मोडस ऑपरेंडी इस्तेमाल होगा, कौन सी सवारी इस्तेमाल होगी, कितने दिन लगेंगे, रास्ते में क्या क्या हो सकता है। उन तमाम चीजों का काम जो है वो रिसर्च डिजाइन ने करना है। उस रिसर्च डिजाइन के बाद हमारा स्टडी डिजाइन होता है। ये हम इसमें बाद में बात करते हैं कि स्टडी डिजाइन क्या होता है हमारा। लेकिन जिस चीज को मैं आज पढ़ाना चाह रहा हूं आपको, जो मेरा ख्याल में रिसर्च में सबसे अहम है और क्वांटिटेटिव के अंदर तो उसके बगैर काम ही नहीं हो सकता, सैंपलिंग। सैंपलिंग क्या होती है? कॉन्सेप्ट क्या है इसका? देखें, मुझे अपने ब्लड में WBC मालूम करने, वाइट ब्लड सेल्स। मैं कहूं मेरा पूरा खून निकाल लो, गिन के बता दो कितने, तो गिन के बताएगा किसे? मैं तो नहीं रहूंगा ना सारा खून जब निकल गया तो। वो 1 cc सैंपल निकालता है और मुझे बता देता है कि मेरे पूरे खून में WBC कितने हैं, मेरे पूरे खून की शुगर लेवल क्या है, मेरे पूरे खून का कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है। जो 1 cc का रिजल्ट है वो किसके बारे में है? मेरे उस तमाम खून के बारे में जो मेरे जिस्म के अंदर मौजूद है। सैंपलिंग एक ऐसा प्रोसीजर है कि जिसमें एक मखसूस या छोटी तादाद किसी बड़ी पॉपुलेशन के बारे में अपना नतीजा दे रही होती, जनरलाइज कर रहे होते हैं वैसे किसी बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर। सैंपलिंग होती है पॉपुलेशन की। रिसर्चर या रिसर्च के अंदर, खासकर सोशल साइंस के अंदर, पॉपुलेशन इतना बड़ा फिनोमिना है बाज हालात के अंदर कि आप सब तक पहुंचेंगे तो आपकी उम्र ही खत्म हो जाएगी और उसके बाद भी नहीं पहुंच सकेंगे, नई पॉपुलेशन आ चुकी होगी। इसलिए किसी मौसर काम को करने के लिए आपके लिए सबसे अहम चीज होती है क्या? वसाइल और टाइम बार। बास पॉपुलेशन वसाइल की वजह से आप कवर ही नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर मैं पाकिस्तान से कहूं कि मुझे पूरे पाकिस्तान पे कोई रिसर्च करनी है तो मैं 20 लाख लोग हायर करता हूं जो पूरे पाकिस्तान का डाटा जमा कर दें, तो 20 लाख लोगों को हायर करने की रिसर्च की कॉस्ट में अफोर्ड ही नहीं कर सकता। मैं कहूं जी अच्छा मैं ये काम शुरू करता हूं कि मैं पूरे पाकिस्तान से डाटा जमा करता हूं, तो मेरी उम्र कम है और आबादी ज्यादा है,
ये मुमकिन नहीं है। तो जब मैं किसी मसले के बारे में जानने के लिए, किसी प्रॉब्लम के बारे में जानने के लिए किसी छोटी चीज को या किसी छोटे सैंपल को लेकर उस बड़ी पॉपुलेशन के बारे में कोई भी रिजल्ट जनरलाइज करता हूं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सैंपलिंग कहते हैं। ये सैंपलिंग ऐसा जिन है कि इसने आपके माशरे के बहुत सारे मसले हल कर दिए हैं। यानी मिसाल के तौर पर मैंने आपको पहले शायद बताया होगा कि आप जूते की दुकान जाते हैं और आप कहते हैं जी मुझे 8 नंबर दे दो। कराची की तमाम आबादी भी चाहे तो उसको उसके नंबर के जूते मिल जाते हैं। कराची में 2 करोड़ लोग रहते हैं, तो 2 करोड़ लोगों के जूतों के साइज उन्होंने कहां से लिए हैं? ये 5 लिबासों में आपको तकसीम कर दिया। किस तरीके से कर दिया? 5 साइज में, सैंपलिंग की वजह से। कि वो देखते हैं कि इस उम्र से इस उम्र तक क्या होगा, या इस चेस्ट पे वेस्ट क्या होनी चाहिए। जो कोट लेते हैं आप, चेस्ट और वेस्ट का एक ताल्लुक है, वो किस वजह से है? सैंपलिंग के नतीजे में, डाटा जमा करने के नतीजे में। ये सैंपलिंग 2 तरह से होती है, जिसके 2 मेन तरीके हैं। ये सैंपलिंग समझ रहे हैं? सैंपलिंग क्या होती है? सोशल रिसर्च हो चाहे मेडिकल की रिसर्च हो, सैंपल के बगैर आप अपना काम नहीं कर सकते। आपको कोई सैंपल चाहिए जिसके नतीजे में आप जान सकें कि बड़ी पॉपुलेशन के मुतालिक आप क्या सोच रहे हैं। इसमें 2 मेन डोमेन होते हैं। एक को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी, दूसरे को कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी। उर्दू में अगर मैं कहूं तो इम्कानी तरीकेकार और ये गैर इम्कानी तरीकेकार। इम्कानी तरीकेकार कौन सा होता है? जी, इम्कानी तरीका किसे कहते हैं? इसकी जो मोटी डेफिनेशन ध्यान में रखेंगे, जब पॉपुलेशन नोन हो तो आप इम्कानी तरीका इख्तियार कर सकते हैं, जब पॉपुलेशन नोन ना हो तो इम्कानी तरीका इख्तियार नहीं कर सकते। इम्कानी तरीके का मतलब ये है कि अगर मैं ये कहूं कि आप में से कोई एक फर्स्ट आएगा, अगर मैं ये कहूं तो आपको बहुत आराम से पता है कि हम में से कोई भी हो सकता है। सबको इस बात का चांस है कि वो फर्स्ट आ सकता है। लेकिन मैं कहूं कि मर्दों में से कोई फर्स्ट आएगा तो आप लोगों का इम्कान खत्म हो गया। मैं कहूं कि लेडीज में से कोई फर्स्ट आएगा तो आप लोगों का इम्कान खत्म हो गया। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर हर फर्द, पॉपुलेशन के हर फर्द का सैंपल में आने का चांस बराबर होता है। आप अपनी पॉपुलेशन में से किसी को भी सैंपल में सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी मेथड के अंदर कोई फर्द भी सैंपलिंग में आ सकता है, कोई फर्द भी। मसलन मैंने कहा कि मुझे कराची में 400 लोगों का डाटा जमा करना है, ठीक है। अब मुझे अगर कराची की पॉपुलेशन पता है एज पर सेंसस के 2 करोड़ है, अगर सेंसस डाटा मेरे पास है, पॉपुलेशन अगर नोन है मेरे पास, अभी तो अंदाजा है ना, अगर पॉपुलेशन मेरे पास नोन है तो वो कोई से 400 हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, वो आप भी हो सकती हैं, आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर आपकी पॉपुलेशन में से किसी फर्द का भी सैंपल बनने का इम्कान पूरा पूरा होता है, ठीक है। अब इसके तहत हम 4 तरीके पढ़ते हैं और इसके तहत भी हम 4 तरीके पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी पे आ जाते हैं। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का सबसे जो पहला तरीका जो आप लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहला तरीका जो हर आदमी को पता है, जिसे हम कहते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग। पता है किसे कहते हैं? जिसे नहीं पता वो पता है। हैरत से देखने ना मुझे, इसका मतलब गौर से सुन रहे हैं जी। क्या मतलब है इसका? सबने इस्तेमाल किया हुआ है, सब, आप सब, वादा करता हूं आप सबको पता है जी। बीसी डालिए कभी? नहीं नहीं, बीसी डालिए कभी? पूरा अंदाजी की है, यही होती है। अगर पूरे पाकिस्तान में किसी एक आदमी का प्राइज बॉन्ड भी निकलना है तो तमाम प्राइज बॉन्ड होल्डर्स को पता है कि वो भी हो सकते हैं। अगर पूरे पाकिस्तान के
4-5 करोड़ फरोख्तशुदा प्राइज बॉन्ड में से किसी एक का भी पहला इनाम निकलना है तो आपका दिल भी धक धक करेगा, एक मैं वो तो नहीं हूं। ऐसा ही है ये जो तरीका है लॉटरी मेथड, ये बेसिकली सिंपल रैंडम सैंपलिंग का तरीका है। अच्छा, अब मसला सारा ये है कि मेरे पास कई तरह के हथियार हैं, नेचर ऑफ टारगेट मुझे बताएगा मुझे कौन सा हथियार इस्तेमाल करना है। अगर पॉपुलेशन होमोजेनस हो, एक जैसी हो, सारे बच्चे हैं, सारे स्टूडेंट हैं, सारे पढ़े लिखे हैं, सारे नौकरी करने वाले हैं, तो हमारे लिए तरीका नॉर्मल होता है, कोई मसला नहीं, हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सब ने बीसी डाली हुई है, अब बेशक कोई गरीब है कोई अमीर है, हमारे लिए सब बराबर है। सब ने प्राइस बॉन्ड खरीदा हुआ है, किसी के पास 1 लाख प्राइस बॉन्ड है, किसी के पास 1 प्राइस बॉन्ड है, हमारे लिए सब बराबर है। तो जब ये पॉपुलेशन एक जैसी होमोजेनस हो तो सबसे आसान तरीका इस्तेमाल करने का कि अगर मुझे इस कराची के या किसी इस, अगर मैं मिसाल के तौर पर इस क्लास में आप लोगों के समझने के मेयार पे कुछ रिसर्च करना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को कितना समझ आ रहा है, आप सबको पढ़ा रहा हूँ, मैं आप सबके नामों से कोई 4 नाम निकाल लूंगा, उन 4 का इंटरव्यू करके बता दूंगा आप लोगों को कितना समझ आ रहा है। सबसे मिलना, सबसे बात करना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप सब पढ़ रहे हैं, सब यहाँ बैठे हुए हैं, सब सुन रहे हैं, तो मेरे लिए सब बराबर है, तो मैं बहुत आराम से कोई भी 4 सिलेक्ट कर लूंगा। अच्छा, ये जो सैंपलिंग तादाद है, कितना पॉपुलेशन पे सैंपल क्या होना चाहिए, इसका एक फार्मूला मैं आखिर में आपको कराऊंगा कि किस पॉपुलेशन पे कितने सैंपल का साइज जो है बिल्कुल ठीक होता है। ठीक है। अच्छा, एक और टर्मिनोलॉजी याद रखें जिसे हम कहते हैं सैंपलिंग फ्रेम। सैंपलिंग फ्रेम, मुझे इसमें और इसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। बास दफा पॉपुलेशन और सैंपलिंग फ्रेम एक ही होता है, बास दफा पॉपुलेशन और सैंपलिंग फ्रेम में थोड़ा सा फर्क होता है। मिसाल के तौर पर मैं कराची के पॉलिटिकल क्लाइमेट पे कोई काम करना चाह रहा हूं और मैंने आपसे कहा कि नॉर्थ अहमदाबाद पे आप काम कर लीजिए, तो आपका सैंपलिंग फ्रेम खुद ब खुद नॉर्थ अहमदाबाद हो गया, लेकिन जनरलाइजेशन पॉपुलेशन कराची पे होगी। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूं कि कराची के अंदर पुलिस का तासुर किया है शहरियों में, आपका टाइम कम है, वसाइल कम है, आप नॉर्थ अहमदाबाद के सैंपलिंग फ्रेम पे काम करके बताएंगे पुलिस का तासुर किया हो सकता है। गवर्नमेंट की जो गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस के बारे में जानना चाहता हूं मैं, सूबाई गवर्नमेंट की। मैंने कहा जी कराची पे काम करके बताएं, कराची में काम करें, रिसर्च करें, बताएंगे सूबाई गवर्नमेंट की सूबे में क्या पोजीशन है गवर्नेंस के लिहाज से। तो अब मेरी पॉपुलेशन तो प्रोविंस है, लेकिन मेरा सैंपलिंग फ्रेम कराची हो गया। आपने पहली क्लास में कहा था सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन वोट की सारी गलती होती है, सिलेक्टिव नहीं, कराची इंटीग्रेशन को इग्नोर करना। नहीं, ये तरीकेकार है। नेचर ऑफ रिसर्च क्या है, बाद नेचर ऑफ रिसर्च ऐसी होती है कि आपको फौरन कोई चीज़ जाननी है, मतलब पुलिस की कारकर्दगी पूरे कराची में जाननी है आपने। अगर मैं किसी एक डिस्ट्रिक्ट को फोकस कर लूँ तो कराची पुलिस की कारकर्दगी पता चल जाएगी, ऐसा नहीं कि नहीं पता चलेगी। सरकारी तालीम इदारों की सूरत हाल जानना चाहता हूँ, किसी भी डिस्ट्रिक्ट को फॉलो कर लूँ, मुमकिन है कि मुझे सबकी सूरत हाल पता चल जाए, क्योंकि अगर मेरे पास कंस्ट्रेंट है, टाइम कंस्ट्रेंट है, फाइनेंसिस के कंस्ट्रेंट है, तो मैं क्या करूँगा, नहीं कर सकता। कुछ बेहतर है, कुछ सूरत हाल मालूम हो जाती है जी, उसी कराची पे जनरलाइज कर देंगे पॉपुलेशन पे। लेकिन बाज़ दफ़ा पॉपुलेशन ही आपका सैंपलिंग फ्रेम होती है, जो पॉपुलेशन है वही सैंपलिंग फ्रेम है। इसमें से आपने सैंपल निकालने या इसमें से सैंपल निकालने, ये दोनों एक भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं जी। सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सैंपलिंग फ्रेम में सबके नाम लिख के डाले और 4-6 निकाल लिए, जो निकला है उनसे मैंने इंटरव्यू कर लिया। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि वो एक साथ बैठे हुए 4 हैं या अलग अलग बैठे हुए 4 लोग हैं। अलग अलग ज्यादा बेहतर नहीं, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि रिसर्च के अंदर नतीजे से ज्यादा तरीकेकार है हमें, क्योंकि नतीजे की दुरुस्तगी के असेसमेंट सिर्फ तरीकेकार के जरिए मुमकिन है। अगर मेरा तरीकेकार ठीक है तो मैं गलत नतीजा भी लोगों को मानने में मजबूर कर सकता हूं, और मेरा तरीकेकार गलत है तो सही नतीजा भी लोग मेरा नहीं मानेंगे। रिसर्च एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, उसके अंदर सिस्टम्स की अहमियत है रिजल्ट से ज्यादा, और सिस्टम्स इतने ज्यादा यूनिक और इतने ज्यादा एक्सक्लूसिव और इतने ज्यादा जिसे कहें कि कॉम्प्रिहेंसिव है कि वो रिजल्ट को ठीक कर देते हैं। सैंपलिंग फ्रेम अगर हम एक डिस्ट्रिक्ट से लें, दूसरे से मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से लें तो ज्यादा ऑथेंटिक वो आगे आएगा, वो आगे आएगा ना। मिसाल के तौर पे एक आदमी रोटी खा के पेट भर लेता, सालन नहीं खाता, आप बोलते हैं सालन के साथ खाता ज़्यादा मज़ा आता, वो भी आएगा। लेकिन रोटी से पेट भर सकता है खाली, कोई मसला नहीं है।
खाली खजूर खाने से ही पेट भर सकता है, कोई मसला नहीं, खाली चने खाने से ही पेट भर सकता है, मज़ा नहीं आ रहा, वो आगे आ जाएगा इंशाल्लाह। जी जी जी, मैं तो आ रहा हूँ ना, नेचर ऑफ प्रॉब्लम के लिहाज से तब्दील हो जाएगा, नेचर ऑफ प्रॉब्लम के लिहाज से। अभी तो मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह आप सिंपल रैंडम लगा रहे हैं, ये एक बहुत बेसिक तरीका है चीज़ों को समझने का, बहुत ही बेसिक तरीका है। मिसाल के तौर पे आपको चलें एक और चीज़ कहूँ कि मैं कराची का आईजी हूँ या सिंध का आईजी हूँ, और मैंने कहा यार मुझे थानों के विजिट करना है, मेरे पास एक हफ्ते है, मैं 50 थानों में जा सकता हूँ, कौन से 50 जाऊँ? या 5 थानों का विजिट करना है, देखना है कि पुलिस की कारकर्दगी क्या है, टाइम नहीं है, मुझे बाहर जाना है, मैं बोलूँगा कोई भी 5 ले आओ। वो कोई 5 कैसे आएंगे? मेरी मर्जी से आएंगे? तो आप बोलेंगे यार आप तो अपनी मर्जी के थानों में चले गए, आपको क्या पता कि सूरत हाल क्या है। कोई तरीका तो इख्तियार करना है, टाइम कम है, मुझे कुछ करना है, मैंने कहा यार थाने सारे हैं, निकालो 5 कौन से होंगे। अगर मैं सिस्टमेटिक सिंपल रैंडम में निकाल लूँ, आप कम से कम ये नहीं कह सकते कि आईजी साहब अपनी मर्जी से थाने में चले गए जहाँ सारे के सारे लोगों ने मामू बनाने के लिए पहले तैयार थे। मुझे कोई ऐसा तरीका बताना पड़ेगा कि जो आप लोग क्लासेस में ग्रुप बनाते हैं, किस तरह करते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सारे 1 वाले अलग हो जाएं, सारे 2 वाले अलग हो जाएं, सारे 3 वाले अलग हो जाएं। ये एक ऐसा तरीका है जिसपे कोई इतराज नहीं कर सकता कि टीचर ने अपनी मर्जी से ग्रुप बनाए। जबकि टीचर अगर बायस नहीं भी है, वो कहेगा अच्छा आप 5 अलग, आप 5 अलग, तो मुमकिन है कोई स्टूडेंट बोले सर ने तो हमें खासकर खराब ग्रुप में डाला है, या ये सारे अपने चाहने वालों को एक ग्रुप में डाल दिया है। लेकिन अगर मैंने कोई प्रोसेस इख्तियार कर लिया, कोई तरीका, कोई तरतीब इख्तियार कर ली, तो मुझ पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। मेरी क्लास में लोग सीआर मैं बनाता हूँ, मेरे पास इख्तियार है कि मैं किसी को भी सीआर बना दूँ। अच्छा, जब मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं तो किसी को मैं नहीं जानता, लेकिन अगर कल को कोई कह दे कि आप जानते थे इसलिए आपने सीआर बना दिया, तो मैं क्या करूँगा? मैं ये करता हूँ कि अच्छा किस किसने सीआर बनना है। हमेशा 2-3 लोग होते हैं जो कहते हैं हम सीआर बनना चाहते हैं। मैं कहता हूँ अच्छा, एक तरीका है कि मैं वोटिंग करा लूँ। अच्छा, वोटिंग में सिर्फ एक तरफ से कराता हूँ कि लोगों से कहता हूँ दीवार की तरफ मुंह करो, फिर वोटिंग होगी, ताकि किसी को पता ना चल जाए कौन मुझे वोट नहीं दे रहा। अगर पता चल जाए कि मुझे कौन वोट नहीं दे रहा, तो दिलों में तो रहता है ना कि इसने मुझे वोट नहीं दिया था। ये अच्छा नहीं लगता किसी को दीवार की तरफ मुंह करवाना। तो मैं करता हूँ कि जो 4-5 लोग कहते हैं हम सीआर बनना चाहते हैं, मैं कहता हूँ अच्छा अपने नाम लिख के दो, पर्चियाँ लिख के रख ली, किसी एक स्टूडेंट को बुलाता हूँ, कहता हूँ पर्ची निकाल लो, किसी का भी नाम आ जाए, किसी को मुझ पर एतराज़ नहीं होता। सिस्टम फॉलो करने के नतीजे में आप अपनी बायसनेस खत्म कर देते हैं, आप उंगली उठने को खत्म कर देते हैं, उंगलियां यूं रह सकती हैं, इधर नहीं आ सकती। सैम्पलिंग का तरीका आपकी रिसर्च की बायसनेस को खत्म करता है, आप पे इल्जाम आने से रोकता है, आपको बचाता है, छतरी बन जाता है कि भाई मैंने तो ये तरीका इख्तियार किया था। अब इस तरीके में कुछ भी हो जाए, तरीका ठीक है तो रिसर्च ठीक है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग समझ आ गई? सही है, सिंपल रैंडम सही है। अब इसको जो अगला तरीका है, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग के अंदर हम कोई सिस्टम बनाते हैं अपने सैंपल को सिलेक्ट करने के लिए। मिसाल के तौर पर मुझे आप ये कहें कि फलां कच्ची आबादी में जहां 600 मकानात हैं और आपने 60 घरों तक पहुंचना है, डाटा जमा करना है 600 पे 60, ठीक है। मकानों के एड्रेस नहीं है मेरे पास, वो कच्ची आबादी है, वहां कोई डाटा इस तरह का नहीं है कि एड्रेस मौजूद है, मैं कोई 60 सेलेक्ट कर लूं। अब मैं क्या करूं? मेरे पास अगर कोई पक्की आबादी होती, सारे एड्रेसेस होते, तो मैं कोई सिंपल रैंडम से 60 एड्रेस निकाल लेता। आप बोलते ठीक है। पक्की आबादी में एक और तरीका है कि सिस्टमैटिक भी चल सकता हूं, लेकिन बास प्रॉब्लम ऐसे आते हैं कि सिस्टमैटिक के अलावा चल ही नहीं सकता मैं। वैसे तो मैं सिस्टमैटिक कहीं भी इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन अब मैं जो प्रॉब्लम बता रहा हूं कि कच्ची आबादी के एड्रेसेस मौजूद नहीं है और आपने 600 में से 60 घर सेलेक्ट करने हैं, कैसे करेंगे आप? तो आप 300 घर कर लेंगे। ये हर 10 में कैसे आता है? ये आता है पॉपुलेशन या सैंपलिंग फ्रेम, सैंपलिंग फ्रेम डिवाइडेड बाय सैंपल साइज। सैंपलिंग फ्रेम 600 घर थे, अच्छा इसके साथ nth आता है, nth टर्म, ठीक है। सैंपल फ्रेम 600 था, सैंपल साइज 60 था, मेरे पास 10th आ गया, हर 10वां घर। 600 घर कंप्लीट हो जाएंगे
और कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि आप अपनी मर्जी के दरवाजों पे गए थे। अच्छा, ये मैं 5 से भी, अच्छा इसमें 2 तरीके होते हैं, बाद में मल्टी स्टेज कर देते हैं हम इसको, कि हम पहला घर सिलेक्ट करने के लिए कुरानंदाजी कर लेते हैं कि पहला कौन सा होगा, चलो पर्ची डाल लेते हैं, पहले से लेकर 10 तक मुमकिन है 4 निकला है, तो 4 के बाद 14, 24, 34, 44, 54, हमारे 60 घर कंप्लीट हो जाएंगे, पूरी आबादी कवर हो जाएगी। ये हम पहले से भी शुरू कर सकते हैं कि पहले 10वां 20वां जो चाहे आप कर लें। इसका आंसर कोई भी आ सकता है, बाज़ दफ़ा 8 भी आएगा, बाज़ दफ़ा 7 भी आएगा, बाज़ दफ़ा 3 भी आएगा। हर एक का दिल धक धक कर रहा है कि मेरा नाम भी आ सकता। कोई घर भी हो सकता है ना, पहला भी हो सकता है, 11वां भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, 12वां भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, 13वां भी हो सकता है। सबके इम्कान बराबर हैं आने के, इसलिए प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। पॉपुलेशन नोन है, इसलिए ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। मसला ऐसा आया कि मैं सिंपल रैंडम से एक मसला हल नहीं कर सकता था, तो मैंने सिस्टमैटिक रैंडम से काम चला लिया। मुझे पता भी है तो भी मैं सिस्टमैटिक रैंडम इस्तेमाल कर सकता हूं, कोई मसला नहीं। मैं नहीं कुरानंदाजी कर रहा, बस मैं ये तय कर रहा हूं कौन सा वहां घर, बस खत्म। मैंने सारी पर्चियां नहीं डाली, बस मैंने एनेट टर्म निकाली और मेरा आंसर आया 15। तो मैंने कहा A15, A115, A15, A30, मैं इस तरह चलता चला गया। खुद ब खुद मुझे पता है कि मुझे किन किन घरों पे जाना है। भाई मैं नहीं डाल रहा पर्चियाँ, मेरे पास डाटा कहीं कंपोज नहीं है कि मैं पर्चियाँ डाल के निकालूँ। अब मैं क्या करूँ, मुझे इस फेडरल बी एरिया के ब्लॉक में जहाँ 600 मकान आते हैं, A1 से लेके A600 तक, मुझे 60 घर सेलेक्ट करने हैं। मैंने इस फार्मूले से 10 निकाला, A1, A10, A20, A30, जाना शुरू हो गया। 60 घर कंप्लीट हो गए, 600 घर कंप्लीट हो गए। मुमकिन है। ये दोनों तरीके जस्टिफाई करते हैं आपके प्रोसेस को। रिसर्च में प्रोसेस जस्टिफाई होना चाहिए, एंड जस्टिफाई होना मसला नहीं है। मीन जस्टिफाई होना चाहिए, मोड जस्टिफाई होना चाहिए। रोजी किस तरीके से कमाई है ये मसला है, कितनी कमाई है ये मसला नहीं है। अगर तरीका हलाल है तो अरबों रुपए कमा सकते हो, और तरीका हराम है तो 1000 रुपए भी नहीं कमा सकते आप। अगर आपका मीन और मोड ठीक है तो आपकी रिसर्च ठीक है। ये दोनों तरीके समझ आ रहे हैं आपको? इसमें कोई चीज पूछनी है इन दोनों तरीकों में? जी, इन दोनों तरीकों के हवाले से कोई सवाल, या अब तक के हवाले से कोई सवाल सैंपलिंग के अंदर? जी, 10th कहते हैं ना। नहीं, सिंपल नहीं, वो सैंपल साइज तो बताता है, वो तो फार्मूला है, मैं बताऊंगा आपको बाद में। सैंपल साइज तो आपको हर पॉपुलेशन का एक फार्मूला है जो बताता है। उस सैंपल साइज को सिलेक्ट किस तरह करना है, सिंपल रैंडम में कुरानंदाजी, और यहां ये तरीका है। ये जो 60 है ना, ये फार्मूले से आता है, चाहे वो इसका 60 हो या इसका 60 हो। अगर यहां 50 होता तो वो फार्मूले से आता, चाहे इसका 50 होता या इसका 50 होता। सैंपल का जो साइज है वो आप तय नहीं करेंगी, वो फार्मूला तय करेगा, ताकि आपकी चीज क्लियर और क्रिस्टल हो कि आपने क्यों 50 लोग तय किए थे। इसलिए कि फार्मूला है 50 लोग, इसके लिहाज से आए। एक और चीज समझिए कि क्या मेरे एक कतरा खून से, क्या ब्लड सैंपल एक कतरे खून से शुगर लेवल पता चल सकता है? नहीं। शुगर लेवल बदलता है, वो मेरा WBC पता चल सकता है? नहीं पता चल सकता। उसकी रिप्रेजेंटेशन कितनी होनी चाहिए, डॉक्टर बताता है कि ये मालूम करने के लिए इतना खून चाहिए। ब्लड ग्रुप के लिए तो एक कतरा भी काफी है, शुगर के लिए एक कतरा भी काफी है, लेकिन WBC के लिए, RBC के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, लिपिड प्रोफाइल के लिए एक कतरा खून काफी नहीं है। तो ये जो तय किया है कि एक कतरा खून या एक एम्यूल लेना है, ये कहां से तय हुआ है? ये किसी साइंस ने तय किया है। तो कितनी पॉपुलेशन पे कितना सैंपल साइज होना चाहिए, बाकायदा फार्मूला बताता है आपको, ताकि रिप्रेजेंटेटिव भी तो हो। मैं अगर 600 लोगों पे 6 लोगों का डाटा ले लूं तो कैसे रिप्रेजेंटेटिव होगा? ये फार्मूला बताएगा कि 600 लोगों के लिए कितना रिप्रेजेंटेशन होती है, 6 लाख लोगों के लिए कितनी होती है, 60 लाख लोगों के लिए कितनी होती है। और फिर हम देखते हैं कि बाज़ हालात के अंदर तादाद कुछ भी हो जाए। ये एक साइज है जो ऐसा जर्नल है कि इस पे सारे काम हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर पॉलिटिकल सर्वे होते हैं। अब मैं अगर ये कहूं कि हर टाउन के 1000 लोगों का सर्वे ले लूं तो इनफ है, ये बेशक लोगों की आबादी 10 करोड़ क्यों ना हो। तो बाज़ जगह आके फिर हम कहते हैं ये काफ़ी है, इससे ज़्यादा हमारे पास ना रिसोर्सेज है, ना इससे ज़्यादा हमारे पास टाइम है, हमने काम करना है। लेकिन बेसिकली एक फॉर्मूला काम कर रहा होता है जो बताता है कि आपका सैंपल साइज क्या होना चाहिए। सैंपल साइज के तयन के बाद कुरानंदाजी कर लीजिए आप, या सिस्टमैटिक कर लीजिए, ये फार्मूले से आएगा। जी,
दोनों ऑथेंटिक है, सिचुएशन बताती है, दोनों ऑथेंटिक है, सिचुएशन बता। मिसाल के तौर पे अगर कोई आदमी प्राइस बॉन्ड इस तरीके से निकालने लगे तो लोग तो गिरबान पकड़ लेंगे। उसमें तो यही तरीका है, आप अपने मोहल्ले की बीसी इस तरह निकालने लगे, लोग गिरबान पकड़ लेंगे, कौन सा तरीका है? लेकिन ये काम तरीका बिल्कुल वैलिड हो जाता है। तो नेचर ऑफ प्रॉब्लम बताती है कौन सी चीज इस सूरत हाल में वैलिड है। मिसाल के तौर पे आप लोग जब रात को किसी होटल जाते हैं तो कभी क्या मेन्यू में अंडा आमलेट देखा है आपने? रात के खाने के मेन्यू में क्यों खाया नहीं जा सकता क्या? लेकिन अप्रोप्रिएट नहीं लगता ना, इसलिए कभी किसी होटल के नाश्ते के मेन्यू में बिरयानी देखी है आपने क्या? लोग तो खाते हैं लेकिन अप्रोप्रिएट नहीं लगता। बिरयानी खाना है, सुबह भी मुझे खाना है, लेकिन मैंने सुबह के खाने के साथ आमलेट को, रात के खाने के साथ बिरयानी को, या दोपहर के खाने के साथ बिरयानी को क्यों जोड़ा हुआ है? एक कंडीशनिंग हो गई है, उस कंडीशनिंग के लिहाज से चल रहे होते हैं। इसलिए किसी मेन्यू में रात के खाने में अंडा आमलेट और अंडा फ्राई नजर नहीं आएगा आपको, जबकि लोग घरों में खा रहे होते हैं। तो तरीकेकार का अप्रोप्रिएट होना आप तय करेंगे कि आप किस सिचुएशन में कौन से तरीके को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ये दोनों ऑथेंटिक है, प्रोवाइडेड ये कि प्रोबेबिलिटी हो, पॉपुलेशन नोन हो, प्रोवाइडेड ये कि जो आपकी पॉपुलेशन है होमोजेनस हो, या नेचर ऑफ स्टडी ऐसी हो कि हेट्रोजेनिटी का उसका मिसाल के तौर पे मुझे घरों की, कच्ची आबादी के घरों की माशी सूरत-ए-हाल पे बात करनी थी कि उनके यहाँ कितने दिन खाना पकता है। अब इसमें मेरे लिए कच्ची आबादी के तमाम घर बराबर हैं, लेकिन अगर मैं ये किसी पक्की आबादी में कोई ऐसा काम कर रहा होता, गाड़ियों के मॉडल पे काम कर रहा होता या किसी और चीज़ पे काम कर रहा होता, तो बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। बाद लोग फ्लैट्स के अंदर रहते हैं, वहाँ बिल्कुल डिफरेंट डायमेंशन होती है। बाद 200 गज की कैटेगरी में रहते हैं, डायमेंशन डिफरेंट होती है। बाद 600 में रहते हैं उसी ब्लॉक के अंदर, डायमेंशन डिफरेंट होती है। तो जब पॉपुलेशन होमोजेनस नहीं रहेगी तो फिर मुझे अपना तरीक़ेकार तब्दील करना पड़ जाएगा। दुश्मन दूर चला जाएगा, मैं राइफल निकाल लूंगा कि गोली अब पिस्तौल की नहीं जा सकती, अब मुझे राइफल इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो ये दो तरीके बहुत सिंपल सूरत हाल में इस्तेमाल होते हैं, जब चीज़ें बिल्कुल आपके सामने होमोजेनस हो और बिल्कुल आपके सामने एग्जैक्ट पॉपुलेशन के लिहाज से मौजूद हो। जैसे ही पॉपुलेशन हेट्रोजेनस हो जाए, मैं इस तरीके को इस्तेमाल नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर आपने लॉन के प्रिंट्स हैं और मर्दों के कपड़े बिकते हैं। अगर वो लॉन के प्रिंट है मर्दों के कपड़ों में आने लगे तो क्या होगा? रंग तो वैसे आना शुरू हो गए, लेकिन अगर प्रिंट भी आना शुरू हो जाए तो क्या होगा? लेकिन होटल में पकने वाला खाना, आपको एक चीज मिसाल के तौर पे बताता हूं कि कराची के अंदर ये अपना हार्ड डिस्क खुला। अभी जब हार्ड डिस्क खुला तो बाहर लाइन लगती थी। मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा था, मैंने कहा चलेगा नहीं, थोड़े दिनों के बाद बोले भाई जाने के लिए 2 घंटे इंतजार करना पड़ता है और तुम कहते हो चलेगा नहीं। मैंने कहा हम लोगों की ईटिंग हैबिट ऐसी नहीं है। बोला मुमकिन नहीं। मैंने कहा मैकडोनल्ड ही बंद हो गया तो ये भी बंद हो जाएगा, उसका हाल यही कि बंद होने वाला है। अच्छा, मसला सारा ये है कि रिसर्च बताती है कि जो बर्गर्स हैं ये यूथ खाता है, ज़्यादातर नौजवान लड़के और लड़कियां। ठीक है, अब नौजवान लड़के और लड़कियां बर्गर खाते हैं, लेकिन कितने फीसद नौजवान लड़के और लड़कियां अपने बल पर खाना खाने आते हैं? उनमें से 90% अपने वालिदैन के साथ आते हैं। वहां उनके वालिदैन का कोई आइटम मौजूद नहीं है, तो वालिदैन ऐसी जगह लेके चले जाते हैं जहां बिरयानी भी मिलती है और बर्गर भी मिलता है, कि वो तो बिरयानी और कोरमा खा लेते हैं और बच्चे जो है बर्गर खा लेते हैं। अगर आपने अपनी पॉपुलेशन की हेट्रोजेनिटी को नहीं स्टडी किया तो आप एक रेस्टोरेंट भी नहीं चला सकते। इसलिए आप देखेंगे जो सुपर मार्ट्स हैं वो हर चीज रखती हैं, सुई से लेकर जहाज तक तो नहीं पहुंची, लेकिन थोड़ी देर में जहाज का ऑर्डर भी होने लगेगा। हर चीज जो आप खरीदना चाहते हैं, जो आप खरीद सकते हैं, ताकि आपको उस शॉपिंग एनवायरनमेंट के अंदर वो चीज मिल जाए तो आपको कहीं और ना जाना पड़े। बाज एरियाज ऐसे होते हैं कि जिनकी सेल 0 होती है, बहुत कम होती है, लॉस बन, क्योंकि देखें जो सुपर स्टोर होता है उसके हर शेल्फ के रेट होते हैं कि इस शेल्फ इतने स्क्वायर फीट के क्या रेट चल रहे हैं। अगर वो उतना प्रॉफिट नहीं आ रहा तो चीजें रिप्लेस करते हैं, लेकिन बास चीजें सिर्फ इसलिए रखते हैं कि कस्टमर आता है इसके। आपने देखा होगा बेकरी की दुकान पे अंडे होते हैं, दूध वाला अंडे रखता है, क्यों रखता है? अंडों में बहुत प्रॉफिट नहीं होता। लेकिन मसला सारा ये है कि ये वैल्यू एडिशन है कि लोग नाश्ते के लिए या दूध लेने के लिए आ रहे हैं, डबल रोटी लेने के लिए आ रहे हैं, तो अंडा जो है वो नाश्ते के साथ होता है। अगर मैंने अंडे नहीं रखे तो किसी और दुकान अंडे लेने जाएगा तो डबल रोटी वहीं से खरीद लेगा। अगर मैंने मक्खन नहीं रखा, मैंने दूध नहीं रखा, मैंने डबल रोटी नहीं रखी, मैंने बंद नहीं रखी, तो मेरा कस्टमर टूट जाएगा। अच्छा, क्या बंद जो मीठे बंद होते हैं क्या बड़े लोग खा रहे होते हैं? बच्चे खा रहे होते हैं। आपने देखा होगा दुकानों पे या मेडिकल स्टोर पे टॉफियों के वो रखे हुए होते हैं, खुले पैसे देने का तरीकेकार है।
कि पैसे बचेंगे, लोग क्या करेंगे? अगर 5 रुपए 6 रुपए 8 रुपए बच रहे हैं, हमसे लेने से बेहतर हमसे कोई चीज़ लेके चले जाए ताकि हमारी इनकम बढ़ जाए। तो हेट्रोजेनिटी ऑफ जो सब्जेक्ट है ना, वो आपको बताता है कि किस तरीके से आपने अपनी पॉपुलेशन को डील करना है। अगर आप पॉपुलेशन की हेट्रोजेनिटी को नहीं समझ सकते तो आपके बर्गर की दुकान बंद हो जाएगी, नहीं चल सकती। आपको अगर ये ना पता हो कि लोग कितने मिसाल के तौर पे जामा कराची गए हैं ना, आप में से कौन लोग? जामा कराची में चाइनीज कितनी जगह मिलते हैं? आपको पता है जामा कराची में 70% तालबात हैं। ज्यादातर कैंटीनों में वो मिलता है जो लड़कियों को पसंद होता है, इसलिए कि उन्हें पता है क्या मसला है। डिशों की कीमत 100 रुपए से ज्यादा नहीं होगी, 100-150 रुपए से ज्यादा, इसलिए कि जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनकी कैपेसिटी क्या है खर्च करने की। अगर ये स्टडी ना करें तो आप अपने आइटम पेश नहीं कर सकते बेचने के लिए। इसी तरह आप चले जाएं, एरियाज के लिहाज से ठेलों के रेट तब्दील होते चले जाते हैं। उन्हें पता हो कि पॉपुलेशन की स्ट्रेंथ क्या है बेयर करने की। अगर आपको अपनी पॉपुलेशन से स्टडी नहीं कर सकते आप, तो आप एक बर्गर नहीं बेच सकते, आप चने की प्लेट नहीं बेच सकते। रिसर्च तो बहुत दूर की बात है, रिसर्च बहुत दूर की बात है। आप एक प्लेट चाट नहीं बेच सकते अगर आपको अपनी पॉपुलेशन नहीं पता तो। अच्छा, ये इतने ज्यादा हेट्रोजेनियस सूरत हाल है कि मिसाल के तौर पे जामा कराची में स्टूडेंट सुबह 8 बजे आता है और शाम 8 बजे तक होता है, तो किस कैंटीन में किस टाइम पे क्या बिकता है ये डिफरेंट है। बास जगह जहां नाश्ता मिलता है सुबह रश होता है, और वहां जहां चाट मिलती है 11 बजे के बाद रश होता है, इसलिए कि लोग नाश्ते में चाट नहीं खा रहे होते और 12 बजे कोई नाश्ता नहीं करने जाता ना खाना खाने जाता है। तो आपको टाइम के लिहाज से रश नजर आएगा कि ये टाइम है, मैं बता सकता हूं कि इसमें कौन सी कैंटीनों में रश होना चाहिए। अगर रात के 7 बज रहे हैं तो मैं बता सकता हूं कि होटल में रश हो रहा होगा, इस वक्त चाट की कैंटीन बंद हो चुकी होती, बल्कि उस वक्त तो, जबकि खाने की चीज है ना, क्यों नहीं खाते लोग? गोलगप्पे क्यों नहीं 7 बजे बिक रहे होते? चंद कैंटीनों के अलावा जो बकिया चीजें बेच रहे हैं, इसलिए गोलगप्पे भी रखे हुए, इसलिए कि उन्हें पता है कि लोगों की ईटिंग हैबिट्स के ट्रेंड्स क्या हैं। अगर आपको अपनी पॉपुलेशन की हेट्रोजेनिटी नहीं पता तो आप उस पॉपुलेशन का सही कलेक्ट सैंपल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे हजामा कराया होगा किसी ने, हजामा खून है ना, हजामे से खून निकलता है, इस खून का ब्लड टेस्ट क्यों नहीं कराते आप? क्यों नहीं कराते? इसलिए कि ये आपके सेहतमंद खून की रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा। आपका ख्याल है कि आपके फासिद खून को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपके जिस्म का, और है खून काट के निकाला गया, एक चुबो के निकाला जाता है, लेकिन जो चुबोया जाता है उसके बारे में कॉन्सेप्ट ये है कि वो नुमाइंदा खून है जो आपकी उन वीन से निकाला गया जो आपके ब्लड को सर्कुलेट कर रही है। तो नुमाइंदा खून जो है वही तो नुमाइंदगी कर सकता है, अदरवाइज तो कोई खून नुमाइंदगी नहीं कर सकता। तो अगर आपकी पॉपुलेशन की जो सैंपलिंग है नुमाइंदा नहीं है तो आप उस पर काम नहीं कर सकते, रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है। यहां तक समझ आ गया? सिंपल रैंडम, सिस्टमैटिक रैंडम। तीसरा तरीका है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। ऐसे ही है, मुझे एक प्रोडक्ट लॉन्च करनी है कराची के अंदर, मुझे एक प्रोडक्ट लॉन्च करनी है कराची के अंदर। मिसाल के तौर पर मुझे कपड़ों का आउटलेट खोलना है। कपड़े का मतलब कुछ भी हो सकता है, अनस्टिच भी हो सकता है, स्टिच भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, बॉयज़ 0 to 9 भी हो सकता है, 9 to 10 भी हो सकता है, 10 to 12 भी, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, कोई भी चीज़ हो सकती है। अब मसला है कि मैं जब सर्वे कराना चाहूँ कराची के अंदर कपड़े की दुकान खोलने के लिए तो मैं क्या करूँगा? अगर मिसाल के तौर पर मैंने सिंपल रैंडम से कोई भी 400 लोग ले लिए और मुझे चारों के 400 मर्द मिल गए, तो मेरी दुकान पे सिर्फ मर्दाना कपड़े होंगे और सारी खवातीन बोलेंगी यहाँ तो नहीं जाना, हमारे कपड़े नहीं मिलते यहाँ पे। नहीं होती ना सैम्पलिंग। अब मसला है कि मुझे देखना है कि माशरे के अंदर स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग निकला है वर्ड स्ट्रेटम से, स्ट्रेटम या स्ट्रेटा, ये हिस्से होते हैं किसी चीज के, हिस्से, स्ट्रेटम यानी इसका स्ट्रेटा है, इसका स्ट्रेटम है, ये इसका पार्ट है। अब मिसाल के तौर पर
मैंने कोई स्टडी करनी है जिसमें ईटिंग हैबिट्स पे काम करना है। मुमकिन है कि मैं अपने स्टेटम बनाऊं मेल एंड फीमेल, ठीक है। मुझे किसी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के या पॉलिटिकल सिनेरियो पे काम करना था कि लोग किसको वोट देना चाहते हैं। तो औरतों का मिजाज अलग होता है, मर्दों का मिजाज अलग होता है, पढ़े लिखों का मिजाज अलग होता है, कम पढ़े लिखों का मिजाज अलग होता है। तो इसमें कई तरीके हो सकते हैं। मुमकिन है पहला स्टेटम में बनाऊं कि डेवलप्ड एरियाज और स्लम्स। ये डेवलप्ड एरियाज है, ये स्लम्स है। ये पहला स्टेटम बना लिया मैंने कि जो रिहायशी इलाकों के लिहाज से जो डेवलप्ड एरियाज है वहां का वोटिंग ट्रेंड क्या है और स्लम्स का ट्रेंड क्या है। ये एक तरीका है। मुमकिन है मैं इसको लिंग्विस्टिक बुनियादों में बना लूं कि उर्दू स्पीकिंग में क्या ट्रेंड है, पंजाबी स्पीकिंग में क्या ट्रेंड है, पश्तो स्पीकिंग में क्या ट्रेंड है। मुमकिन है मैं इसको मकानों के साइज के लिहाज से बना लूं कि 120 गज से जो छोटी आबादी है वो क्या सोचती है और 120 गज से जो बड़ी आबादी है वो क्या सोचती है। कोई भी तरीका मैं इख्तियार कर सकता हूं। जैसी प्रॉब्लम आएगी मैं बता दूंगा इसके लिए कौन सा तरीका होना चाहिए। कराची में पॉलिटिकल सर्वे हर ट्रेंड के लिहाज से होते हैं, पता है आपको। पॉलिटिकल सर्वे डेमोग्राफिक के लिहाज से भी होते हैं, लिंग्विस्टिक बुनियादों पर भी होते हैं कि कौन सी, मिसाल के तौर पर अगर मैं सिंपल रैंडम के नतीजे में मैं सर्वे करना चाह रहा था और मैं लियारी निकल गया कि इस इलेक्शन में कौन जीत रहा है, तो मैं कहूंगा पूरे कराची में पीपल्स पार्टी जीत रही है। मैं अजीजाबाद निकल गया तो मैंने कहा कि एमकेएम जीत रही है। मैं अब्दुल हकीम बलोच की सीट पे चला गया तो मैंने कहा पार्टी कोई भी, अब्दुल हकीम बलोच जीत रहा है, पार्टी कोई भी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। कराची के पॉलिटिकल क्लाइमेट को जानने के लिए अगर आपने स्टेटम सही नहीं बनाए तो आपका सैंपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, रिजल्ट ठीक नहीं आएगा। अगर सैंपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा तो ब्लड रिपोर्ट ठीक नहीं आएगी। अगर मुझे कराची को मिसाल के तौर पर स्टडी करना है तो इसके कई तरीके के मैं सीट वाइज स्टेटम बना लूं कि हर सीट का अलग रिसर्च करूं। उस सीट के अंदर भी मैं तकसीम कर सकता हूं मजीद स्टेटम्स। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं आपसे कहता हूं कि आप एजुकेशनल सिस्टम पे काम करना चाहते हैं कि कराची के तालीमी मियार। अब कराची का तालीमी मियार जो है वो लफ्ज तो एजुकेशन है ना। मैंने इसके 3 स्टेटम बना लिए। मैंने कहा प्री प्राइमरी, प्राइमरी और सेकेंडरी। अच्छा क्यों बना रहा हूं मैं? इसलिए कि जो मेरा सैंपल साइज है, जो सैंपल साइज है, मैं डाटा कहां से कलेक्ट करूंगा? अगर मैं सारे सेकेंडरी या लेके चला जाऊं, मुमकिन है सेकेंडरी की हालत अच्छी हो या मुमकिन है प्री प्राइमरी की हालत अच्छी हो। तो ये सैंपल जो मेरे पास 60 था, अगर मैं उस 60 को अगर बेस लाइन लेके चलूं तो मैं बहुत आराम से कहूंगा 20 यहां से ले लेते हैं, 20 यहां से ले लेते हैं, 20 यहां से ले लेते हैं। हमारे पास तालीमी सूरत हाल सामने आ जाएगी। तीनों स्टेटम कवर हो रहे हैं। अच्छा, इनको 2 तरीके कवर करने के, एक प्रोपोर्शनेट तरीका है और एक नॉन प्रोपोर्शनेट तरीका है। प्रोपोर्शनेट तरीका ये है कि तीनों स्टेटम को बराबर बराबर दे दिया, एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा ये कि जो तलबा की असातिज़ा की तादाद की उससे लिहाज, मिसाल के तौर पे हमने तालीमी मेयार जानने के लिए असातिज़ा का इंटरव्यू करना था, हमने तालीमी मेयार जानने के लिए असातिज़ा की कॉम्पिटेंसी का इंटरव्यू करना था या कॉम्पिटेंसी मालूम करनी थी कि क्या है। तो मैंने कराची के प्री प्राइमरी के 20 असातिज़ा, प्राइमरी के 20 असातिज़ा, सेकेंडरी के 20 असातिज़ा का इंटरव्यू किया और मैंने ये बता दिया कि जी ये कॉम्पिटेंसी की सूरत हाल है लेवल ऑफ एजुकेशन के लिहाज से। ये है नॉन प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट उस वक्त होता है कि मिसाल के तौर पर यहां असातिज़ा होते 1000, यहां होते 1200, यहां होते 500। अब मैं इसका रेशो निकाल लेता और उस 60 को इस रेशो के लिहाज से तकसीम करता तो ये प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग हो जाती। दोबारा सुने, पहले तो हमें समझ नहीं आती। स्ट्रेटिफाइड का लफ्ज निकला है स्ट्रेटम से। स्ट्रेटम कहते हैं पार्ट्स और पीस को। नेचर ऑफ रिसर्च और प्रॉब्लम बताता है कि मुझे किस तरीके से रिसर्च प्रोसेस को आगे लेके चलना है। अगर मैं वोटिंग ट्रेंड्स की बात कर रहा हूं तो नौजवानों का वोटिंग बिहेवियर कुछ और है, बड़ी उम्र के लोगों का वोटिंग बिहेवियर कुछ और है। ये एक उम्र के लिहाज से भी तकसीम हो सकता है,
अगर मैंने मिसाल के तौर पे अपने इस वोटिंग बिहेवियर को उम्र के लिहाज से चेक करना है, एज के लिहाज से, तो मैंने एज के स्ट्रेटम बना दिए, यूथ बना दिया मैंने, वोटिंग एज से लेकर 25 ईयर तक, 25 से 35 एक स्ट्रेटम बनाया और 35 ऑनवर्ड तीसरा स्ट्रेटम बना दिया। 3 पार्ट्स कर दिए मैंने अपनी पॉपुलेशन के। 18 साल से वोट देना शुरू किया, 18 से 25 एक, 25 से 35 दो, 35 ऑनवर्ड तीसरा। अब मुझे 60 लोगों से पूछना था कि आप किसको वोट देते हैं। मेरे पास 3 स्ट्रेटम है। एक तरीका मेरे पास ये है कि 20-20 लोग हर जगह से ले लूं, 18 से 25 के 20 लोग ले लूं, 25 से 35 के 20 लोग ले लूं और 35 ऑनवर्ड के 20 लोग ले लूं। लेकिन मैंने कहा नहीं, लास्ट टाइम जो सेंसस हुआ है जरा उसकी रिपोर्ट लेके आओ मेरे पास क्या है। पता चला कि 50% यूथ है 18 से 25 के दरमियान। तो मैंने कहा 60 का 30 तो फिर मैं यहां से लेता हूं। 60 का 50% क्या है? 30। मुझे कैसे पता चला? सेंसस से। तो मैंने इसको प्रोपोर्शनेट कर दिया। मैंने 20-20-20 नहीं किया, मैंने यूथ के रेशो के लिहाज से उनको सैंपल साइज में से सैंपल अता कर दिए, उनको सैंपल तकसीम कर दिए। किस बुनियाद पर? उनकी पॉपुलेशन की तादाद की बुनियाद, पॉपुलेशन की बुनियाद पर, साइज की बुनियाद पर। जब मैं प्रोपोर्शन के लिहाज से तकसीम करूंगा तो ये प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड कहलाएगी, और अगर बगैर प्रोपोर्शन के बराबर तकसीम कर दूंगा तो सिंपल स्ट्रेटिफाइड कहलाएगी, नॉन प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड कहलाएगी। लेकिन चीजों को तकसीम करके उस तकसीम शुदा सूरत-ए-हाल से डाटा कलेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। अमेरिका में जो हुआ अभी, तो उनकी जो रिसर्च थी इसमें तो हेलेन क्लिंटन आ रही थी सदर, तो प्रोपोर्शनेट भी किया होगा, नॉन प्रोपोर्शनेट भी किया, ऐसा कुछ उन्होंने किया होगा। जी। अचानक तो सारा सैंपलिंग एरर्स आते हैं उसमें, एरर्स। मिसाल के तौर पे एरर इसका सबसे बड़ा ये था, सबसे बड़ा एरर सुन लीजिए गौर से। अमेरिका में 2 दफ़ा ये गलत हुए अंदाज। एक दफ़ा 1950 में शायद ट्रूमैन वाला गलत हुआ था और एक ये गलत हुआ है। लेकिन आप गलती का फीसद भी देखें, चंद फीसद से गलत होता है, इससे ज़्यादा गलत नहीं होता। ऐसा नहीं कि उसको 1 लाख वोट मिले, इसको 1000 वोट मिले, ऐसा नहीं हुआ। दूसरी बात और समझ लीजिएगा कि हिलरी क्लिंटन को 17 लाख वोट ज़्यादा मिले, ट्रम्प से 17 लाख वोट ज़्यादा मिले। और ये सारे के सारे सर्वे पॉपुलैरिटी सर्वे होते हैं। पॉपुलैरिटी तो हिलरी क्लिंटन ही की ज़्यादा थी, लेकिन जो इसमें जो चीज़ असरअंदाज हुई है वो ये हुई है कि जो ट्रम्प का स्टैंस है वो ऐसा नहीं है कि लोग फख्र से बता सकें, दिल में रखते हैं, बता नहीं पाते। यानी अभी अगर आप कराची में जाके किसी से पूछे ना, रेंजर्स की गाड़ी खड़ी का ऑपरेशन ठीक हो रहा है, बिल्कुल ठीक हो रहा है। आप अपने क्लास में सर्वे कराते हैं ना, आप बच्चों से मिले, बेटा अपना नाम लिखिए और बताइए टीचर कैसा पढ़ाता है। तो नाम लिख के सब ये कहेंगे टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है। लेकिन ज़रा नाम मिटा दीजिए आप, फिर गालियों के अलावा सब कुछ आ सकता है, गालियाँ भी आ सकती हैं। तो मसला सारा है कि जब सामने वाले को पता है कि ये जो मौक़िफ़ मैं पेश कर रहा हूँ ये पसंदीदा और मकबूल नहीं है, तो लोग अपनी असली राय को छुपा लेते हैं। रिसर्च, जी बिल्कुल, इसके एरर्स आते हैं। इसके एरर जब हम पढ़ेंगे, एक्सटेनियस वेरिएबल मैंने आपको पढ़ाया था, रैंडम एरर, ये 2 किस्म के एरर हैं, दोनों को ख़त्म करने का तरीका भी होता है। लेकिन रिसर्च में एरर आ सकते हैं। लेकिन आप ये बताइए कितने फीसद का फ़र्क आया? 3 से 4 फीसद का। किसी आदमी को पता ही नहीं होगा ट्रम्प कहाँ खड़ा है और हिलरी कहाँ खड़ी है। इससे बेहतर नहीं कि मैं पता था कि दोनों करीब करीब एक दूसरे को कम्पीट कर रहे हैं। तो रिसर्च ने माशरे को इस काबिल बना दिया कि बता दिया कि दोनों एक दूसरे को हेड ऑन कम्पीट कर रहे हैं। और ऐसा ही था, किसी को नहीं पता था कि कौन जीत जाएगा, और ये रिसर्च बता रही थी कि सूरत-ए-हाल चेंज हो रही है। आखिरी दिनों में, उससे पहले आपको 2002 के इंतखाबात अगर याद हो तो शेख रशीद ने एक जुमला कहा था जो ट्रेंड्स को बताता है। उसने कहा था मौलवियों को अगर एक जुम्मा और मिल जाता तो पूरे पाकिस्तान में जीत जाती। मसला कि पॉलिटिकल ट्रेंड्स वो हाइप के लिहाज से और डिबेट्स के लिहाज से जिगजैग कर रहे होते हैं। इसलिए किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम का तो रिजल्ट आपने बता दिया, लेकिन उस दिन अखबार में जो सुबह खबरें आई उसका नफ्सियात पे क्या असर हुआ ये आप रिसर्च में नहीं बता सके और बता भी नहीं सकते। आप करते हैं क्रॉस सेक्शनल रिसर्च कि जिस वक्त जाके आपने पूछा, यानी मिसाल के तौर पे आप लोगों से पूछें कि आपका अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या ख्याल है। कोई अपनी बीवी से लड़के आया हो, आप उसी वक्त पहुंच गए उसके पास, कहेगा भाड़ में जैसी ज़िंदगी जीने का फ़ायदा कोई नहीं है। तो अब ये जो क्रॉस सेक्शन के अंदर एरर भी आता है। मुमकिन है कोई ऐसा हो कि जिसको ऐसे तो ज़िंदगी उसकी फटकार सुनते हुए गुजर रही है, उस दिन बेगम ने उसकी मर्ज़ी का नाश्ता दे दिया हो, वो कहेगा नहीं बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है। तो ये जो रैंडम एरर है इस तरह कवर हो जाता है कि एक लड़के आया था और एक अच्छा नाश्ता करके आया था, तो दोनों ने एक दूसरे को बराबर कर दिया कि उसने अपनी अच्छी सूरत-ए-हाल भूल के ख़राब बयान कर दी थी
और इसने अपनी खराब भूल के अच्छी बयान कर दी थी, तो ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल मैंने आपको पढ़ाया था उसको कंट्रोल करना पड़ता है, इसलिए आप लोग कंट्रोल ग्रुप रखते हैं। रिसर्च में कंट्रोल ग्रुप होता है ना, जिसपे आपको एक्सटर्नल फैक्टर नहीं आने देते, इसलिए कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल को चेक कर सकें कि वो कितना असरअंदाज हो रहा है। एक्सट्रेनियस बताया था मैंने आपको, मैंने बताया था आइसक्रीम खाने से लोग डूब के मरते हैं, बताया नहीं था? आइसक्रीम ज्यादा खा के लोग डूब के ज्यादा मरते हैं, बताया था ना मैंने? एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या था? सर्दी या गर्मी, सही है। मिसाल के तौर पे कोई इदारा ये सर्वे करे कि काउंसलिंग सर्विस का लोगों की मैरिटल लाइफ की सेटिस्फेक्शन या प्रॉब्लम हल होने से क्या ताल्लुक है। काउंसलिंग सर्विस का अज़दवाजी जिंदगी के मसाइल के हल होने से क्या ताल्लुक है। अब आपने काम शुरू कर दिया, आपने एक शख्स को काउंसिल करना शुरू कर दिया, मुमकिन है कि जिन दिनों में आपकी काउंसलिंग चल रही हो उसको जॉब मिल गई हो, जिसकी वजह से बेरोजगारी की वजह से उसकी अज़दवाजी जिंदगी खराब चल रही हो, और नौकरी मिल गई तो चीजें ठीक हो गई, और आप समझ रहे हैं कि अभी काउंसलिंग सर्विस से ठीक हुआ है वो। मिसाल के तौर पर जिस वक्त आपकी काउंसलिंग सर्विस चल रही हो उस वक्त उसकी जिंदगी में बड़ी बर्बादियां खराबियां हो, उस वक्त उसकी बीवी की जॉब छूट गई और उसने कहा अच्छा वो छूट गया, मैं यही तो कह रहा था तुमसे इतने अरसे से, दोबारा जिंदगी नॉर्मल होगी उसकी। तो ये जो एक्सटर्नल फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं, मुमकिन है उनके यहाँ कोई वलादत हो गई हो, मुमकिन है खानदान के कोई मसले हल हो गए हो, बड़ों के दरमियान कोई चीज हल हो गई हो। अब काउंसलिंग सर्विस का जब मैरिटल लाइफ से आप ताल्लुक जोड़ते हैं तो बीच में आपने देखना है कि मैरिटल लाइफ पे और कितने फैक्टर असरअंदाज हो सकते हैं। नौकरी, बीवी की नौकरी, शौहर की तनख्वाह, घर, मुमकिन है उन्होंने घर शिफ्ट ससुराल से अलहदा हो गए हो, अब बिल्कुल लाइफ बिल्कुल सेटल हो जाएगी। जो लाइफ लग रही थी कि आज तबाह होने वाली है, मुमकिन अगले दिन ठीक हो जाए, इसलिए कि घर अलहदा ले लिया शौहर ने। तो क्या ये काउंसलिंग सर्विस के नतीजे में हुआ? ये एक एक्सट्रेनियस वेरिएबल था जिसने इफेक्ट किया और सूरत-ए-हाल को नॉर्मलाइज कर दिया। इसलिए किसी भी सूरत-ए-हाल में आपको एक्सट्रेनियस वेरिएबल को लाजमी अकाउंट फॉर करना है, अगर आप नहीं कर सके तो एरर्स आ सकते हैं। जी रिसर्च है सीधी साइंसदानों की कि जो लोग सुबह में आइसक्रीम ज़्यादा खाते हैं वो सही ज़्यादा होते हैं, इसमें एक वो एक्सपीरियंस मैं तो नहीं खाता। अच्छा, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग समझ रहे हैं आप लोग? स्ट्रेटिफाइड में आप स्ट्रेटम बनाते हैं, उन स्ट्रेटम के अंदर अपने उसको तकसीम करते हैं। इससे मिलता जुलता एक और तरीका है जिसे हम कहते हैं क्लस्टर सैंपलिंग। जी 4 प्रोबेबिलिटी से इन सब में पॉपुलेशन नोन होगी। सिंपल रैंडम, सिस्टमैटिक रैंडम, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग और क्लस्टर सैंपलिंग, इन सब में पॉपुलेशन नोन है। अच्छा, मैं आपको इसके अमली तरीकेकार बताता हूं कैसे ये काम होता है। टेक्सटाइल वगैरह के अंदर या पोर्ट्स के अंदर इंस्पेक्शंस होती है, इंस्पेक्शंस होती हैं कि आप चेक करें कि कौन सा आइटम गलत है नहीं है। कस्टम इंस्पेक्टर्स कर रहे होते हैं काम, पुलिस वाले जब नाका लगाते हैं तो ये काम कर रहे होते हैं। एक तरीका ये है इंस्पेक्शन करने का कि आप कहेंगे यार कंटेनर, कोई सा कंटेनर भी खोल दो, कोई सा भी खोल दो, कोई से 2 खोल दो, उनके कोई से 2 कार्टन ले आओ। सिंपली आपने सिलेक्ट कर लिया कोई भी चीज। मुमकिन है आप ऑफिसर, आप कहें यार हर 5वां कंटेनर खोलना, सिस्टमैटिक कर दिया आपने। आपने इंस्पेक्शन करनी है, आपको पता है दिन में 100 कंटेनर हैंडल होते हैं, आप सिर्फ 5 खोल के चेक कर सकते हैं। आपने कहा कि यार फिर ऐसा करो कि हर 20वां कंटेनर खोल दिया करो, मेरे 5 कंटेनर भी हो जाएंगे और 100 भी पूरे हो जाएंगे। मैंने कंटेनर खोल दिया, चेक कर लिया, मैंने कहा 100 के 100 ठीक है, इसलिए कि अगर कोई गलत होता है तो आ जाता है बीच में, ऐसा नहीं कि नहीं आता। सैंपलिंग का खास बात यह है कि आप आहिस्ता, एक दिन नहीं, दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन वो चीज पकड़ी जाती है जिसको आप चेक करना चाह रहे होते हैं। मैं कहूं कि यार ये जो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग के अंदर एक काम ऐसा करो कि जो टेक्सटाइल वाले जो कंटेनर्स हैं, एक उनमें से, एक फ्रूट वाले में से, एक वेजिटेबल वाले में से, एक मैकेनिकल में से और एक फला में से खोल दिया करो। हर तरह की एक्सपोर्ट हो रही है ना, दिन में 100 कंटेनर जा रहे हैं, मुमकिन है उसमें टेक्सटाइल भी जा रही हो, मुमकिन है उसमें फ्रूट भी जा रहा हो, उसमें सब्जियां भी जा रही हो, उसमें एनिमल का चारा भी जा रहा हो, कुछ भी जा रहा हो। मैं कहूँ यार हर कैटेगरी में से एक खोल दिया करो, ये स्ट्रेटिफाइड कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं कहूँ क्लस्टर, मिसाल के तौर पर मैं हर कंटेनर से 4 डब्बे ही चेक करता था और हर कंटेनर में 4 डब्बे चेक करता था। मेरे पास कैपेसिटी एक दिन में 20 डब्बे चेक करने की थी। हर कंटेनर से 4 डब्बे लेता था, चाहे सिंपल रैंडम से लूं या सिस्टमैटिक रैंडम से लूं या स्ट्रेटिफाइड से लूं, और मेरे पास जो कैपेसिटी है पर डे डब्बे चेक करने की वो 20 कार्टन्स हैं जिसको मैं चेक कर सकता हूं। एक तरीका है। अच्छा, स्ट्रेटिफाइड में आप स्ट्रेटम बना देते हैं और उस स्ट्रेटम में से अपनी मर्जी की तादाद ले लेते हैं।
क्लस्टर के अंदर आप स्ट्रेटम ही बनाते हैं, लेकिन किसी भी स्ट्रेटम को पूरा चेक करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर आपने कहा कंटेनर नंबर 1, अब इसको A to Z चेक करेंगे आप। You have to inspect each and every element of that cluster, not in stratified. Stratified में तमाम एलिमेंट्स को चेक नहीं करना, सैंपल साइज के लिहाज से एलिमेंट्स निकालने हैं। क्लस्टर के अंदर जिस क्लस्टर को आपने चेक करना है, जिस क्लस्टर को आपने चूज कर लिया, आपने उस क्लस्टर को चेक कर। मिसाल के तौर पे गाड़ी का नाका लगा हुआ है और पुलिस वाले कह रहे हैं कि हाई रूफ चेक करनी है। अब वो हर हाई रूफ को चेक करेंगे, ये नहीं करेंगे कि लाल वाली छोड़ दें और काली वाली चेक कर लें। इसलिए कि उन्होंने क्लस्टर तय कर लिया, गाड़ियों का ये हाई रूफ है, ये फला है, ये फला है, ये फला है। या मिसाल के तौर पे कहेंगे क्रोला चेक करनी है, उन्होंने 4 क्लस्टर बनाए हुए हैं, क्रोला है, होंडा है, सुजुकी है, निसान है, मित्सुबिशी है। अब वो कहेंगे हमने सारी क्रोला चेक करनी है। अब जो भी क्रोला आ जाए, जिस क्लस्टर के बारे में तय कर लिया उसके हर एलिमेंट को इंस्पेक्ट करना जरूरी है। मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि सरकारी स्कूलों के असातिज़ा की तालीम के बारे में जानना चाहता हूं। मैंने 5 डिस्ट्रिक्ट्स थे मेरे पास कराची के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट में 100 असातिज़ा हैं। एक तरीका स्ट्रेटिफाइड का था कि हर डिस्ट्रिक्ट से 20-20 असातिज़ा ले लूं। एक तरीका है कि कोई एक डिस्ट्रिक्ट लूं, हर उस्ताद को चेक कर लूं। जब एक डिस्ट्रिक्ट लेके हर उस्ताद चेक करूंगा तो क्लस्टर हो जाएगा, क्योंकि जो मैंने एलिमेंट लिया, जो क्लस्टर या जो स्ट्रेटम लिया, उसके हर एलिमेंट को इंस्पेक्ट कर लिया। मुझे पुलिस की कारकर्दगी जांचनी है। मैंने कहा यार मेरे पास 200 पुलिस वालों का डाटा जमा करो, 200 पुलिस वालों का डाटा जमा करो, या 200 थानों का डाटा जमा करो। मुमकिन है किसी भी तरीके से अच्छे थाने निकल आए। हर डिस्ट्रिक्ट में अच्छे और बुरे थाने होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में अच्छे और बुरे अफसर होते हैं। पुलिस का कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं जो पूरा डिस्ट्रिक्ट नेक हो, और कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं जो पूरा डिस्ट्रिक्ट खराब हो। तो मैंने कहा मैं मुख्तलिफ जगह से लूंगा, मुमकिन है कि सारे अच्छे आ जाएं, मुमकिन है सारे बुरे आ जाएं। ऐसा करो कोई एक डिस्ट्रिक्ट लो, उसके तमाम थाने चेक कर लेते हैं। जब मैं अपने स्ट्रेटम के तमाम या अपने हिस्से के तमाम एलिमेंट्स चेक करूं, उस पार्ट के तमाम एलिमेंट्स को इंस्पेक्ट करूं जो मैंने सिलेक्ट किया है, तो वो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग कहलाती है। इसके लिए स्कैनर यूज करेंगे, स्कैनर्स। इसलिए कि सोशल रिसर्च नहीं चलेगी इस पर, कंटेनर आज क्लियर भी होने हैं, इसके लिए स्कैनर यूज करेंगे जी। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान से इंपोर्ट हो रही है उसमें वंशियात भी आती है, तो उसके लिए कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकता हूँ जी। पॉपुलेशन नोन है, आपको पता है कराची में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आपको पता है हर डिस्ट्रिक्ट में कितने थाने हैं, आपको पता है कराची में कितने स्कूल्स हैं प्राइमरी। क्लस्टर नोन, तादाद नोन, ये सारे के सारे पॉपुलेशन नोन पे चल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है ये। मैं मिसाल का मुझे नहीं पता कराची में कितनी हाई रूफ है, अभी जाकर डाटा निकाल लूंगा मैं एक्साइज वालों से। मालूम है, डाटा मालूम है मुझे, होना चाहिए। डाटा मालूम नहीं होगा तो आप अननोन में चले जाएंगे, तो नॉन प्रोबेबिलिटी में चले जाएंगे। मैं तो मिसाल दे रहा हूं कि आपने कोई चीज सिलेक्ट कर ली, बस उसी को चेक करना शुरू कर दिया, जो कि उसको पूरा किया आपने। मिसाल के तौर पर आप लोग बूफे में खाना खाते हैं, थोड़ा सा ये खाया, थोड़ा सा ये खाया, ये स्ट्रेटिफाइड ईटिंग है। मैं आपको बिरयानी के देख के बिठाऊंगा सिर्फ बिरयानी खानी है, ये क्लस्टर ईटिंग हो जाएगी। कि जो आपसे पूछूं क्या पसंद है ये बता दो, जो पसंद है वो मंगा देता हूं। लेकिन आपको 10 चीज़ें पसंद है और 10 की 10 खानी है, तो फिर बूफे चले जाएं, स्ट्रेटिफाइड हो जाएगी कि हर चीज़ थोड़ी थोड़ी खा ली आपने। लेकिन कोई एक चीज़ बता दें जो आपको पसंद है, मैं आपको पेट भर के खिला दूंगा, ये क्लस्टर सैंपलिंग हो जाएगी जी। टोटल स्कूल्स कितने? टोटल स्कूल्स कितने? नहीं, टोटल मालूम करें। उस टोटल में से 30 क्यों लिए पहले ये तो बताएं। ये फार्मूला बताएगा, आप नहीं बताएंगी। फार्मूला बताएगा कि 50 स्कूलों को चेक करने के लिए कितना और 500 असातिज़ा को चेक करने के लिए कितने। मुमकिन है 50 स्कूल को अगर स्कूल के तौर पे लें तो किसी जगह एक ही उस्ताद हो,
और किसी का 50 उस्ताद हो। नहीं, आपके पास नेट वेबसाइट पे हर चीज़ मिल जाती है, हर चीज़ की लिस्ट, हर एक को तनख्वाह जाती है ना, हर स्कूल का नाम लिस्ट में है, ऐसा नहीं कि नाम नहीं है। पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिस्टों की बोर्ड में फहरिस्त होती है। सेंटर्स कैसे पढ़ते हैं? फहरिस्त होती है तो सेंटर पढ़ते हैं ना, फॉर्म जमा होते हैं, वहाँ लोगों को एनरोलमेंट्स दी जाती है, फहरिस्त होती है तो होता है ना। आपने जितने स्कूल लेने वो किसी फार्मूले के तहत लेंगे, अपनी मर्जी से नहीं लेंगे 30 स्कूल। अगर उस्तादों के बारे में जानना है आपने और आपका ख्याल है कि तमाम स्कूलों में तकरीबन असातिज़ा की तादाद बराबर है, होमोजेनियस सूरत हाल है, तो आप नंबर ऑफ स्कूल्स ले लीजिए। लेकिन अगर आपका ख्याल है कहीं 15 और कहीं 2 उस्ताद भी हो सकते हैं, तो फिर आप नंबर ऑफ टीचर्स ले लीजिए। ये दोनों तरीके आप इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन आपको फार्मूला बताएगा कितने टीचर्स पे कितना सैंपल साइज जो है रिप्रेजेंटेटिव है, या कितने नंबर ऑफ स्कूल्स पे कितने स्कूल रिप्रेजेंटेटिव है, ये आपको फार्मूला बताएगा। अगर आप स्कूलों को प्राइमरी प्री प्राइमरी की बुनियाद पे कर रहे हैं तो स्ट्रेटिफाइड होगा। कोई भी स्कूल हो जाए तो सिंपल रैंडम भी हो सकता है, हर 10वां स्कूल हो जाए तो सिस्टमैटिक रैंडम भी हो सकता है। सिर्फ सेकेंडरी को अगर आपने करना है तो क्लस्टर हो जाएगा। अगर सारे उस्ताद को चेक कर रहे हैं, सारे सेकेंडरी चेक कर रहे हैं, आपका रिसर्च प्रॉब्लम क्या है? इंडिस्पेंसिबल फैक्टर ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन पब्लिक। आपकी पॉपुलेशन क्या है? पूरे कराची के पब्लिक स्कूल है, किसी डिस्ट्रिक्ट के? डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के सिर्फ स्कूल्स के बारे में बताना है। यानी आपने जो रिजल्ट बताना है वो जमशेद टाउन पे जनरलाइज करेंगे, पूरे कराची पे करेंगी? सिर्फ जमशेद टाउन के लिए आप जो बात करेंगी, या पूरे कराची के लिए करेंगी? तो फिर आपका सैम्पलिंग फ्रेम जमशेद टाउन हो जाएगा। ठीक है, अब जमशेद टाउन के अंदर आपने कौन सा मोडस ऑपरेंडी इस्तेमाल करना है? आपने नंबर ऑफ स्कूल्स के लिहाज से चलना है या नंबर ऑफ टीचर्स के लिहाज से चलना है? नंबर ऑफ टीचर्स अगर नोन है, और नोन होना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी का तरीका इस्तेमाल होगा। इसके अंदर से कितने टीचर्स लेने हैं? अगर आपने स्टेटम बना दिए, या आप सिर्फ सेकेंडरी स्कूल्स के लेने जाते हैं तो आपने क्लस्टर बना दिया, फिर सारे सेकेंडरी स्कूल के चेक कर लीजिए। फिर वो आगे जाके मल्टी स्टेज सैम्पलिंग का लहदा तरीकेकार हो। और अच्छा, आप ये क्या कर रहे हैं? क्वालिटेटिव कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव कर रहे हैं, मिक्स मेथड कर रहे हैं? अच्छा, ये वैसे बेसिकली क्वांटिटेटिव के अंदर इस्तेमाल होते हैं। मिक्स मेथड के अंदर तो आपको जो मिल जाए उससे बात करना शुरू कर दें आप, क्वालिटेटिव एरिया के अंदर। क्वेश्चनर बनाया आप लोगों ने? क्वेश्चनर तो दोनों सूरतों में बनेगा, आपका हाइपोथेसिस भी होगा, रिसर्च क्वेश्चन भी होगा मिक्स मेथड के अंदर। लेकिन आप इसके मुताबिक अपने आप को कहीं ना कहीं प्लेस करेंगे ताकि टेक्निकली आपका जस्टिफिकेशन हो कि आपने इस्ताज़ा को क्यों सेलेक्ट किया था। आप अगर टेक्निकली इस प्रोसेस को नहीं फॉलो कर रहे तो क्वांटिटेटिव वाला जो आपका हाइपोथेसिस है वो नहीं कामयाब होगा। इसलिए कोई भी सवाल उठाएगा कि आपने ये 20 स्कूल क्यों लिए थे, सिर्फ यही 20 उस्ताद क्यों लिए थे, उनको आपने सिंपल रैंडमली सिलेक्ट किया, सिस्टमेटिकली सिलेक्ट किया, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप उन स्कूलों और उन उस्तादों तक क्यों पहुंचे, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। तो जब प्रॉब्लम लेके बैठेंगे तो इंशाल्लाह उस पर बात कर लेंगे कि इस प्रॉब्लम को किस सिनेरियो में हल करना है। जी जी जी, एक बिल्कुल अलग सवाल है, प्रॉपर्टी की कीमत क्यों बढ़ रही है? सट्टा का फैक्टर अप्लाई करेंगे, सट्टे का फैक्टर अप्लाई करेंगे यहाँ पे, जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में नहीं आता। देखें, जो इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजर ऑफ डाटा कलेक्शन, वो डिफरेंट हो सकते हैं। इसमें क्वेश्चनर भी हो सकता है, आप इंटरव्यू भी ले सकते हैं, ऑब्जर्वेशन भी कुछ भी कर सकते हैं आप। जी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जी जो जी स्ट्रेटिफाइड नहीं, सैंपल साइज के लिए फार्मूला होता है। स्ट्रेटिफाइड तो तरीक़ेकार है जिसके अंदर आप स्टेटम्स बना के किसी एक को लेंगे। मिसाल के तौर पे आपने 4 स्कूल में से, अगर मैं अपने अंदाज में समझाऊँ आपको, आपके पास 10 स्कूल हैं, आपने उनमें से कोई 4 सिलेक्ट करने हैं, तो आप इसका मतलब क्लस्टर का काम कर रहे हैं। लेकिन वो 4 आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट नहीं करेंगे, उसके लिए आप कुरानंदाजी कर लीजिए ताकि आप बता सकें कि मैंने मल्टी स्टेज सैम्पलिंग की थी, क्लस्टर बनाया था पब्लिक स्कूलों का या जमशेद टाउन का, उसमें ये 4 इस वजह से लिए हैं। अगर वो 4 आपने खुद सेलेक्ट कर लिए तो कोई बोलेगा वहाँ की प्रिंसिपल आपकी जानने वाली थी इसलिए आपने सेलेक्ट कर लिया। आपकी जो रिसर्च है उसकी फाइंडिंग जो है वो सस्पिशियस हो जाएगी, एम्बिग्यूअस हो जाएगी। सिस्टमैटिक के थ्रू स्कूल सेलेक्ट करेंगे, टीचर सेलेक्ट करेंगे, स्कूल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद टीचर कैसे सेलेक्ट करेंगे? वो मल्टी स्टेज में नया फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, इसमें से कोई और इस्तेमाल करें आप। यानी पहले आपने मिसाल के तौर पे स्कूल सेलेक्ट कर लिए सिंपल रैंडम से, अब टीचर जो है वो बड़ी उम्र के भी हैं, नौजवान टीचर्स भी हैं जिनका अभी अपॉइंटमेंट हुआ है, कुछ को लेटर्स ही नहीं मिले, कुछ को लेटर्स मिल गए तो तनख्वाह मिलना शुरू नहीं हुई,
और कोई तनख्वाह ले लेकर उसका पेट भर चुका है, उसका स्कूल आने का दिल ही नहीं चाहता है। तीनों किस्म के उस्ताद हैं। अब आपने अपने सैंपल साइज में देखना है, अगर मैं कहूँ कि प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड करें तो हर किस्म के उस्तादों की तादाद के लिहाज से उसमें से लोन लेने पड़ेंगे आपको। और मैं कहूँगा नॉन प्रोपोर्शनेट कर ले तो कोई से उस्ताद भी उठा लीजिए आप। लेकिन अगर आपको सारे नए वाले मिल गए तो बिल्कुल अलग तासुर आ रहा होगा। सारे पुराने वाले मिल गए, इसलिए आपको ऐसा प्रोसेस इस्तेमाल करना है कि आपका रिजल्ट जो है वो जस्टिफाइड हो रिप्रेजेंटेशन के लिए। अदरवाइज लोग बोलेंगे तो सारे यंग हैं, बूढ़ा उस्ताद तुम्हें कोई भी नहीं मिला। तो जब आप उसका क्लस्टर या स्ट्रेटम बना लेंगे तो आप बूढ़ों में से भी उस्ताद लेंगे, नौजवानों में से भी लेंगे, तनख्वाह मिलने वालों से भी लेंगे। जिस तरह से स्ट्रेटम बना लें आप एज ग्रुप के लिहाज से बना लें, जॉब के स्टेटस के लिहाज से बना लीजिए, लिंग्विस्टिक ग्राउंड के लिहाज से बना लीजिए, किसी भी लिहाज से बना लीजिए। ये तो फिर वो उसमें चला जाता है सेलेक्टिव या पर्पसिव सैम्पलिंग के अंदर या कन्वीनियंस सैम्पलिंग के अंदर चला जाता है कि जो मिला उससे पूछ लिया आपने। ठीक है, जो मिला उससे पूछ लिया आपने जी। प्रोबेबिलिटी के अंदर नहीं आता, वो नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर चला जाता है। स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर समझ आ गया आप लोगों को? मतलब क्लस्टर सैम्पलिंग के अंदर मिसाल के तौर पर मैं 6 जगह पढ़ाता हूँ, एक ही कोर्स करा रहा हूँ, तो क्लस्टर सैम्पलिंग में कहेंगे 6 में से कोई एक क्लास और पूरी की पूरी क्लास का इंटरव्यू करना है। स्ट्रेटिफाइड में वो कहेंगे अच्छा जी आप 6 जगह पढ़ाते हैं, ये बताइए कि पब्लिक यूनिवर्सिटियों से कितने लोग आते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटियों से कितने लोग आते हैं, बगैर यूनिवर्सिटी के कितने लोग आते हैं। अच्छा ये 4 स्ट्रेटम बन गए, हर से 3-3 ले लीजिए। क्लस्टर में जो क्लास पकड़ेंगे उस पूरी क्लास के हर एलिमेंट से इंस्पेक्ट करेंगे आप, उस पूरे क्लस्टर को आपने चेक करना है, कोई चीज नहीं छोड़नी है उसमें से आपने। तो बाज नेचर ऑफ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं कि आप अपने क्लस्टर को पूरा का पूरा काम, मिसाल के तौर पर घरों में काम करते हैं सफाई का, एक तो घर का रोजाना काम होता है स्ट्रेटिफाइड के अंदाज में कि ये भी कुछ कर लिया, ये भी कुछ कर लिया, ये भी कुछ कर लिया। लेकिन साल में जब ईद आती है फिर आप कहते हैं अलमारी को पूरा ठीक करना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है इसमें कुछ भी। तो वो फिर क्लस्टर सैम्पलिंग शुरू हो जाती है कि आपने जिसको पकड़ लिया उसको A to Z बिल्कुल ठीक किया आपने। फिर आपने किचन पकड़ लिया, उसको A to Z बिल्कुल ठीक किया। आज किचन को ठीक करना है, आज अलमारी ठीक करनी है, आज बेडरूम ठीक करना है, आज ड्राइंग रूम ठीक करना है। ये सारे के सारे क्लस्टर हैं आपके घर के। रोजाना आप ड्राइंग रूम की भी सफाई कर रहे होते हैं, बेडरूम की, ये स्ट्रेटिफाइड है कि झाड़ू हर जगह लगना है। लेकिन जिस दिन ड्राइंग रूम की बारी आ गई उस दिन ड्राइंग रूम में कोई कचरा नहीं बचना और किसी किस्म की कोई ऐसी चीज नहीं होनी जो बुरी लग रही हो। तो जब आप सिर्फ एक चीज सिलेक्ट कर लें पूरे पॉपुलेशन के अंदर स्ट्रेटम में से और उसको सिर्फ चेक करें तो वो क्लस्टर सैम्पलिंग है जी। वैसे तो बिरयानी और मैंने बूफे से बताया था आप लोगों को जी, वो समझ आ गया। हाँ, पेट के रास्ते बातें पहुंचती हैं। 4 तरीके बताए मैंने, सिंपल रैंडम, सिस्टमैटिक रैंडम, स्ट्रेटिफाइड एंड क्लस्टर सैम्पलिंग। इसके अलावा 1-2 तरीके और है लेकिन वो आप लोगों को उलझा देंगे, वो मल्टी स्टेज में चले जाते हैं। अभी आप लोग सिर्फ ये समझ लीजिए, ठीक है। टाइम मेरे पास कितना है? हो गया पूरा? चले इसमें कोई सवाल कर लीजिए। फार्मूला मैंने कहा था बाद में बताऊंगा, वो स्टैट्स बिल्कुल सेपरेट है, बता दूंगा आखिर में। मुख्तलिफ फार्मूले को एक फार्मूला भी नहीं है इसका जी। आखिर में इंशाल्लाह मैं आपको अलहदा से बता दूंगा। वो सवाल जो तमाम लोगों के पास सुनने के बाद भी उनके जहनों में मौजूद है जी। सैम्पलिंग हमने अभी प्रोबेबिलिटी के 4 तरीके पढ़े, इसी तरह 4 तरीके नॉन प्रोबेबिलिटी के भी हैं। जब मैं आपको सैम्पलिंग पढ़ा दूंगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा तस्वीरें किस तरह जोड़नी है, यानी पूरा रिसर्च डिजाइन और स्टडी डिजाइन में किस तरह सैम्पलिंग एडजस्ट होती है और किस तरीके से हम काम कर रहे होते हैं जी। नॉन प्रोपोर्शन किसे कहते हैं? किसी भी प्रोपोर्शन की बुनियाद पर हो। मिसाल के तौर पे मुझे यहाँ मर्दों के लिए चाय मंगवानी और ख़वातीन के लिए कोल्ड ड्रिंक मंगानी है, तो क्या मैं आधी आधी मंगा लूँ? जितनी ख़वातीन है उतनी कोल्ड ड्रिंक और जितने मर्द हैं उतनी चाय, ये प्रोपोर्शनेट है। और मैं कहता आधी कोल्ड ड्रिंक लें आधी चाय लें, ये नॉन प्रोपोर्शनेट है। स्ट्रेटिफाइड में दोनों तरीके इख्तियार हो सकते हैं कि आपने अपने सैंपल साइज़ को तकसीम कर दिया, आधे औरतों पे आधे मर्दों में, ये जाने बगैर की तादाद कितनी थी। मैंने क्वेश्चनर भरवाना है, मालूम करना है। मिसाल के तौर पर मैं अपनी क्लास की कारकर्दगी के ऊपर मैंने 10 क्वेश्चनर बनाए, 5 इधर से भरवा लिए, 5 इधर से। स्ट्रेटिफाइड तो मैंने किया, मैंने आधे लड़कों से भरवाए और आधे लड़कियों से भरवाए, स्ट्रेटिफाइड है। लेकिन आपकी तादाद के लिहाज से रिप्रेजेंटेटिव नहीं है बाज़ हालात में। तो मैं कहूँगा कि नहीं जी, लड़के क्योंकि 60% है तो 6 लड़कों से भरवाने चाहिए,
खवातीन क्योंकि 40% तो 4 खवातीन से भरवाने चाहिए। जब ये 6 और 4 कर दूंगा तो प्रोपोर्शनेट हो गया, 5-5 कर देता तो इनप्रोपोर्शनेट हो जाता, नॉन प्रोपोर्शनेट। दोनों सूरत हाल के लिहाज से, नेचर ऑफ इंक्वायरी के लिहाज से, नेचर ऑफ इंक्वायरी के, मिसाल के तौर पर मुझे ये देखना चाहिए कि बोर्ड की विजिबिलिटी कैसी है या मेरा पढ़ाने का या वास का स्टाइल कैसा है समझने का, इसके लिए मेरे सब बराबर है। 5 इधर से भरवा लूँ, 5 इधर से भरवा लूँ, कोई मसला नहीं है। मैं कहूँगा यार मेंटल लेवल खवातीन, मेंटल लेवल मर्द, इस लिहाज से देख लेते हैं, कोई मसला नहीं। जी, यहाँ तक कोई सवाल आप लोगों ने करना हो? जी, समझ आ गया? अभी पीछे से जुड़ना शुरू नहीं हुआ, इंशाल्लाह जोड़ देंगे इसको। आप लोगों ने वेरिएबल पढ़े, आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके ऑपरेशन, उससे पहले हमने पढ़ा कि रिसर्च क्यों करते हैं, ह्यूमन इंक्वायरी क्या होती है, पर्सनल ह्यूमन इंक्वायरी में एरर्स क्या क्या हो सकते हैं। उसके मुकाबले हम जाते हैं साइंटिफिक इंक्वायरी के अंदर। जब हम साइंटिफिक इंक्वायरी में आते हैं तो हमारे सामने कोई कॉन्सेप्ट होता है, कोई रिसर्च प्रॉब्लम होती है, उस कॉन्सेप्ट को जब तक हम ऑपरेशनलाइज ना कर लें, जब तक उसको हम अपने जहतों में तोड़ ना लें, जब तक उसको हम मेजर नहीं कर सकते। मेजर करने के लिए हम लाजमी सी बात है कि कोई नुमाइंदगी लेनी पड़ती है। नुमाइंदगी उस पॉपुलेशन के लिए ली जाती है जिस पॉपुलेशन के लिए रिजल्ट को जनरलाइज करना होता है। अगर रिजल्ट को जनरलाइज करने के लिए पॉपुलेशन में से जो नुमाइंदगी ली जाएगी उससे हम सैम्पलिंग कहेंगे। सैम्पलिंग के कितने तरीके हैं? 2 बुनियादी तरीके हैं, इम्कानी तरीका, गैर इम्कानी तरीका। इम्कानी तरीके के अंदर 4 हिस्से हमने पढ़ लिए, गैर इम्कानी तरीके के 4 अगली क्लास में इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। इतनी सी क्लास ली थी मैंने, ये पहली क्लास में बताया था मैंने, आपको बाद में बताऊँ। मैंने आज तक अपने अब्बा से नहीं पूछा, अब्बा का तो इंतकाल हो गया, कि दादा ने आपका फलां चीज़ क्यों की थी। मेरे बात की पहले की बात है ना। जी, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। रिफ्रेशमेंट का इंतजाम है मेरा ख्याल में आप लोगों के लिए। कुछ सवाल अगर अभी करना हो तो कर सकते हैं आप लोग। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।